अच्छा, डस्ट कलेक्टर में ये है कि हमारे पास बेसिकली होता है कि हमारे इंडस्ट्री में ना हमें क्लीन एयर चाहिए होती है। ये जो भी चीज़ हम प्रोसेस कर रहे हैं उसमें से अगर हमें डस्ट को अगर हमें निकालना है वगैरह, तो उसमें हम डस्ट कलेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे हमने एक इंटर्नशिप की थी एटलफ इंजीनियरिंग के अंदर ना, एटलफ इंजीनियरिंग में भी एक मट्टी थी। मट्टी से हम पहले वो उसको ना बेसिकली रेजिन कोटेड सैंड था, वो एक पूरा एक प्लांट था उसका ना। वो करता क्या था कि आपको मोल्डिंग के लिए ना रेजिन, मट्टी को रेजिन से कोट करता था। तो जब उस मट्टी को कोटिंग करते थे ना रेजिन से, तो उसके ऊपर से पहले डस्ट को खींच के निकाले करते, क्योंकि डस्ट होती थी ना, डस्ट जो होते हैं वो मोल्ड उसको सही बनाने नहीं देती, क्योंकि एक पर्टिकुलर साइज़ होता है आपके पास सैंड का, और डस्ट का साइज़ जो होता है वो उससे भी छोटा होता है। डस्ट का तकरीबन आपके पास होता है 1 से लेकर 76 माइक्रोमीटर का आपका साइज होता है डस्ट का। तो वो ना वहाँ पे लगा हुआ था एक यही डस्ट कलेक्टर। वो करता क्या था कि बस सक्शन करता था अपनी मट्टी के ऊपर से, और जो भी डस्ट के पार्टिकल होते थे ना, क्योंकि वो सक्शन करने से उड़ जाते हैं, आपको अगर आप अपनी तरफ खींचो ना हवा को, तो पार्टिकल इतने हल्के होते हैं कि वो उड़ के या फिर प्रेशर के दबाव से आपके पास आते हैं, लेकिन जो मट्टी जो सैंड होती है, सैंड के पार्टिकल वो नहीं आ रहे होते। तो वहाँ पे वो लोग वो कर रहे थे। इस तरह यहाँ पे जो स्कोप है, वहाँ पे स्कोप जो है, जो एयर है, एयर के अंदर भी हमारे डस्ट के पार्टिकल होते हैं, हमने एयर को आगे प्रोसेस के लिए भेजना होता है। या फिर एयर हमारे पास अगर हम फॉर एग्जाम्पल HVAC के अंदर यूज़ कर रहे हैं एयर को, या फिर एक एयर के अंदर हम किसी फैसिलिटी के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो उस एयर को हमें पहले क्लीन करना है ना। तो उस एयर को क्लीन करने के लिए या तो फिल्टर लगा लो, या फिर हमारे पास ये डस्ट कलेक्टर होता है। ये हाई एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है डस्ट कलेक्टर। बेसिकली करता क्या है कि आपको 1 से लेकर 76 माइक्रोमीटर तक जो पार्टिकल होते हैं उनको वो रोक लेता है, और डस्ट को एक तरफ अलग कर लेता है। डस्ट प्रॉब्लम क्यों है? वर्कर्स के हेल्थ का इशू होता है, सेफ्टी इशू होते हैं इसके अंदर, मेंटेनेंस। डस्ट अगर जाएगी किसी इक्विपमेंट के अंदर तो वो डस्ट जमती रहेगी, और वो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल बेरिंग लगी हुई है, बेरिंग में डस्ट जमती रहेगी, बेरिंग को ख़राब कर देगी। फॉर एग्जाम्पल दूसरे के मूविंग कंपोनेंट्स हैं, वहाँ जाके डस्ट आहिस्ता से जमती रहेगी, स्लो प्रोसेस होगा, डस्ट जाके जमती रहेगी, और वहाँ पे मेंटेनेंस के इशू फिर आएंगे। इक्विपमेंट की लाइफ कम हो जाएगी जो लगाया हमने, और टेंशन ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट, हमारे जो प्रोडक्ट होंगे वैल्यूएबल, उनको ख़राब वगैरह भी वो कर रही होगी। तो डस्ट बेसिकली डस्ट फिल्टर काम से रखिए डस्ट को अलग कर देना। अच्छा, बस ये लिखा हुआ है इसमें, सेपरेटिंग पार्टिकल फ्रॉम द गैस स्टीम। अब इसमें यहाँ पे ना जो पर्टिकुलर जो हम जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो पर्टिकुलरली कि हम एयर से डस्ट को निकाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये एप्लीकेशन नहीं होती, इसके अलावा वो भी होती है कि जैसे हमने देखी थी एक्टिव इंजीनियरिंग के अंदर, उसमें क्या था, वो सैंड से आपको डस्ट को निकाल रहे हो, ताकि जो मोल्डिंग के लिए सैंड आगे जाए ना, वो बिल्कुल प्योर सैंड जा रहा हो। इसमें लिखा हुआ है कि बाकायदा हमारे एयर क्लीनर लगे होते हैं, जो कि हैवी पार्टिकल को एग्जॉस्ट से निकाल रहे होते हैं, सेपरेटिंग पार्टिकल फ्रॉम गैस स्टीम बाय डिपोजिशन ऑन अ कलेक्टर सरफेस। अब होता है क्या है कि हमारे पास ना, जैसे यहाँ पर डस्ट यहाँ पर आई, अभी फ़िल्टर लगे हैं बहुत सारे ना। अब फ़िल्टर का काम क्या है कि उन डस्ट के पार्टिकल को एयर से अलग कर दिया है, लेकिन वो डस्ट के पार्टिकल इन फिल्टर पे जम गए होंगे। तो उन फिल्टर में से डस्ट के पार्टिकल को हटाने के लिए हम एक कंप्रेस्ड एयर यहाँ से ऊपर से सेंड करते हैं इसके अंदर, इस चैम्बर के अंदर, ताकि वो डस्ट के पार्टिकल जो कि इस फिल्टर के साथ लगे हुए ना वो निकल जाएँ। वो बात देखिए यहाँ पे, सेपरेटिंग पार्टिकल फ्रॉम गैस स्टीम बाय डिपोजिशन ऑफ अ कलेक्टर। ये पार्टिकल जब भी कलेक्ट हो गए उस फिल्टर पे, रिटेनिंग द डिपोजिशन पार्टिकल ऑन सरफेस अंटिल रिमूवल। पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पे आके चिपक गए फिल्टर पे आके, और यहीं पे चिपके रहते हैं। उसको निकालते कैसे फिर हम? रिमूविंग द डिपॉजिट फ्रॉम द सरफेस फॉर रिकवरी और डिपोजल। अब इसको निकालते कैसे हैं? कंप्रेस्ड एयर ऊपर से फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स के फिल्टर से अलग हो जाते हैं, और हम उसको नीचे कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो ये 3 से 4 स्टेप्स होते हैं आपके डस्ट के रिमूवल के। सेपरेशन स्टेप रिक्वायर क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस अ डिफरेंशियल मोशन। अच्छा, ये इसकी बात की जा रही है। अब जो दूसरा पार्ट है ना, ये बात की जा रही है इसकी, कि हम बाकायदा ना उसको ऐसे फ्लो करवाते हैं, अपने गैस को ऐसे फ्लो कराते हैं कि डिफरेंशियल फोर्स बनती है। फॉर एग्जांपल मैं गैस को सेंट्रीफ्यूगल राउंड में गैस को वो घुमा रहा हूँ, मैंने गैस यहाँ से एंटर की, और उसको मैंने ऐसे अंदर शेप बनाई हुई है कि मेरी गैस जो होगी ना, वैसे कर्लिंग शेप बना के स्प्रिंग वाली शेप के थ्रू वो ट्रैवल करके ऊपर जाएगी। तो जैसी मेरी गैस ट्रैवल करेगी ना इसके अंदर पार्टिकल के साथ, तो पार्टिकल क्योंकि हैवी होंगे और वो दीवार के साथ जाके चिपक जाएंगे, और गैस चूँकि लाइटर है वो आराम से निकल जाएगी, और पार्टिकल अपनी फोर्स की वजह से, इनर्शिया की वजह से यहाँ पे दीवार पे चिपक जाएंगे, दीवार पे कोई फिल्टर लग जाएंगे, जिसकी वजह से वो पार्टिकल नीचे आ जाए। तो ये दूसरा मैकेनिज्म दिखाया हुआ है यहाँ पे, कि पार्टिकल को अलग कैसे किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ फोर्स दैट प्रोड्यूस अ डिफरेंशियल मोशन ऑफ पार्टिकल रिलेटिव टू द गैस।
अब गैस ऊपर जा रही है और पार्टिकल है वो सेंट्रीफ्यूगल अपनी इनर्शिया की वजह से लेफ्ट साइड पे या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटसाइड सर्कल आ रहा है। तो सफिशिएंट गैस रिटेंशन टाइम फॉर द पार्टिकल टू माइग्रेट टू कलेक्ट द सरफेस। अब वो इतना टाइम उसको देते हैं वहाँ पे गैस को घूमने के लिए कि हमारे पार्टिकल जो होते हैं वहाँ से नीचे आके कलेक्ट हो जाते हैं। होता है इसमें यही है कि पार्टिकल गैस को बड़ी स्पीड से यहाँ पे घुमाते सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पार्टिकल दीवार के साथ लग के नीचे आए थे, यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं इसको ताकि गैस वहाँ से ऊपर चली जाती है। एप्लीकेशन कहाँ होती है, जहाँ पे कारपेंटर का काम चल रहा है वहाँ हो सकता है, यहाँ पे पाउडर को हम आगे पीछे करना है, पाउडर को डिस्प्लेस करना वहाँ कर सकते हैं, मशीनरी कर सकते हैं, पाउडर कोटिंग में कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं इसके अंदर कास्टिंग के लिए भी कर सकते हैं। अच्छा, डस्ट कलेक्टर के टाइप्स हैं हमारे पास, शायद ये सारे ना पड़े। साइक्लोन सेपरेटर है जो कि ये साइक्लोन सेपरेटर। दूसरा हमारे पास है बैग हाउस है, वेट स्क्रबर है, बेसिकली इसमें का ना रेगमार टाइप का एक ब्रश होता है वेट स्क्रबर ना, जैसे हमारे पास होता है ना जैसे कपड़े बर्तन मांजने के लिए एक स्क्रबर होता है वैसा होता है और एक गीला भी होता है। तो एयर उससे पास हो जाती है और जो अंदर पार्टिकल होते हैं वो चिपक जाते हैं उसके बाद के स्क्रबर के साथ। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन है और यूनिट कलेक्टर है, ये शायद नहीं है हमारे कोर्स में, बाकी ये 3 वाले हो जाएंगे। ये सिंपल बेसिक इसकी टेक्निक है कि आपके प्रोसेस है, यहाँ से एयर सक की है, अंदर हमारे पास यहाँ पे फ़िल्टर है, फ़िल्टर में एयर ट्रैप होती है और आगे फिर हम स्टिक के ज़रिए उसको क्लीन एयर को बाहर हम निकाल देते हैं। अब ये बैग हाउस सिस्टम है, इसमें क्या एक सिंपल का ना आपका यहाँ पे एयर इन होती है, ऊपर से एयर आउट होती है, बीच में ना यहाँ पे आपने बहुत सारे फ़िल्टर लगाए होते हैं। जैसे एयर इन होती है ना वो बैफल प्लेट्स के ज़रिए आपकी एयर ऐसे मूव करती है ऊपर नीचे, अंदर बैफल प्लेट्स लगी होती है, इसके बाद आपकी एयर ऐसे मूव करती है ऊपर नीचे, या फिर आपकी एयर यहाँ पर स्ट्राइक की यहाँ से ऊपर चलेगी, यहाँ पे स्ट्राइक की यहाँ से ऊपर चलेगी, यहाँ पे स्ट्राइक की यहाँ से ऊपर चलेगी, दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। और जब भी यहाँ पे एयर स्ट्राइक करती है तो एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो एयर के नहीं जो सैंड्स के या फिर डस्ट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं, आपके पास क्लीन एयर ऊपर चली जाती है। अब वो जो डिपॉजिट होते हैं यहाँ पे फंस जाते हैं, यहाँ पे फिल्टर पे ना अटक जाते हैं, तो उनको कुछ अरसे बाद निकालने के लिए, एक दिन बाद निकालने के लिए, शिफ्ट बाद निकालने के लिए ऊपर से हम कंप्रेस्ड एयर, यहाँ पे एक कंप्रेस्ड एयर टैंक लगा होता है, वो ऊपर से स्प्रे करते हैं कंप्रेस्ड एयर इस पर, जिसकी वजह से ये फ़िल्टर के अंदर से जितनी डस्ट होती है वो निकल जाती है। तो बैग हाउस सिस्टम में ये होता है। ये इस तरह सिलेंड्रिकल में क्या होता है कि आपके पास एयर आती है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ज़रिए ऐसे आती है, ऊपर जा रही होती है, और जो पार्टिकल होते हैं वो अपनी इनर्शिया की वजह से ना दीवार के साथ लग जाते हैं और वो इनर्शिया की वजह से, अपने वेट की वजह से नीचे आ जाते हैं। बाकी आपकी जो एयर होती है वो ऊपर चली जाती है। इसमें ना कभी कभी स्क्रबर भी लगा होता है बीच में ना सिर्फ ये सिर्फ खाली कॉनिकल शेप नहीं होती, इसके बीच में स्क्रबर लगा होता है, ऐसे बर्तन मांजने का आला नहीं होता, स्क्रबर है वो लगा होता है, जिससे आपके पास एयर उसके पास हो जाती है और डस्ट वहाँ पे रुक जाती है। तो भी कभी कभी यहाँ पे लगाया जाता है, यहाँ इधर लगाया जाता है। अच्छा, ट्रबल शूटिंग है, यहाँ तक क्लियर है, कोई सवाल तो नहीं? बस 2 ही टाइप्स हैं, ज़्यादा टाइप्स नहीं है, एक बैग हाउस की टाइप है, दूसरा ये है, स्क्रबर भी नहीं है इसके अंदर, बस शुरू की पहली टाइप ये और दूसरी 2 टाइप पड़ी है। अगला हमारे पास है ट्रबल शूटिंग है। इसके अंदर ट्रबल शूटिंग में वही क्या हो सकता है बड़े, इसमें क्या होगा कि भाई आपका जो है वो फ़िल्टर ख़राब हो सकता है, या आपकी ये क्लीनिंग सही नहीं हो सकती, या फिर आपका जो है वो जो कंप्रेसर यहाँ पे लगा वही सही काम नहीं कर रहा, या फिर जो ये है आपके पास जो यहाँ पे लगा हुआ फ़िल्टर वो लीक है, फ़िल्टर लीक है, या फ़िल्टर कहीं से ख़राब है तो आपके पास ख़राब एयर, डस्टेड वाली एयर अंदर जा रही है। तो ये कुछ हो सकता था इसके अंदर। पहला क्या लिखा हुआ है, हाई बैग हाउस प्रेशर ड्रॉप। अब होता है कि जब यहाँ पे एयर यहाँ से आती है ना, एयर यहाँ से आती है तो यहाँ पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है थोड़ा सा, क्योंकि हाई प्रेशर से हम डालते हैं एयर को, यहाँ पे थोड़ा प्रेशर कम मिलता है। अगर प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा हो ना, प्रेशर ड्रॉप की एक अप्रोप्रिएट रेंज होती है, अगर प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो रहा होता है ना तो मतलब आपका फ़िल्टर जो है वो उसको क्लीनिंग की ज़रूरत है। तो वो लिखा हुआ अगर प्रेशर ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो तो क्या हो सकता है, बैग को क्लीनिंग का मैकेनिज्म आप एडजस्ट करो, जो कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर है जो कि ऊपर से कंप्रेस एयर भेज रहे हो उसको चेक करो कि प्रेशर सही भी है कि नहीं, या बैग हाउस अंडर साइज है, जितनी एयर आप फॉर एग्जांपल आप जो जितनी एयर भेज रहे हो ना उसके लिए वो जो फ़िल्टर लगा है बहुत ज़्यादा छोटा फ़िल्टर है, बहुत ज़्यादा छोटा फ़िल्टर भी ना एयर को रोक रहा होगा, अगर फ़िल्टर जब आपकी रिक्वायरमेंट उस सबसे फ़िल्टर आपने लगाया होगा तो वो सही काम कर रहा होगा। तो ये 3 मसले हो सकते हैं, आपको बेसिकली क्लीनिंग करनी है, प्रेशर इंक्रीज़ करना है और
डबल बैग लगा दो ताकि वो उसको टैकल कर ले जितनी एयर आपकी पीछे से आ रही है। डर्टी डिस्चार्ज, आपको जो डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पे डर्टी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब कुछ डस्ट भी आपको मिल रही है। इसका तो क्या हो सकता है, आपको जो कोई भी फिल्टर कोई लीक हो सकता है या फिल्टर कहीं से डैमेज हो सकता है या कहीं से फटा हो सकता है, जिसकी वजह से आपके डस्ट भी उस एयर के साथ बाहर जा रही होगी। तो वही लिखा हुआ है कि बैग लीक हो सकता है, रिप्लेस करो बैग को। मॉइस्चर इन द बैग, होता ये है कि डस्ट कलेक्टर में ना हम डस्ट को अंदर, डस्ट वाली एयर अंदर डालने से पहले पहले प्री हीटर लगा होता है, प्री हीटर लगाते हैं यहाँ पे। अगर प्री हीटर ना लगा हो तो अंदर मॉइस्चर कंटेंट हमें अंदर जा रहा होता है, तो मॉइस्चर कंटेंट को कम करने के लिए यहाँ पे हम लगाते हैं प्री हीटर। तो अगर आपको मॉइस्चर मिल रहा है अंदर तो आपके पास इनसफिशिएंट हीटिंग है, पहले से हीटिंग नहीं कर रहे। अगर प्री हीटिंग होगी ना तो आपका जो सिस्टम होगा ना, जो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा एफिशिएंटली रिमूव होंगे। अगर प्री हीटिंग नहीं होगी तो डस्ट पार्टिकल आराम से मूव नहीं हो सकते, तो इसलिए हम प्री हीटिंग करते हैं। तो अगर आपके पास मॉइस्चर मिल रहा है बैग के अंदर तो आप पहले उसकी प्री हीटिंग अच्छी तरीके से करो। बैग बहुत ज़्यादा फेल होता है, बैग वेयर आउट होता है, इसका मतलब क्या है, बैफल प्लेट्स वॉर्न आउट है या फिल्टर मीडिया नॉट सूटेबल। तो यहाँ के बैग्स लगे होते हैं ना, और बैग से पहले बैफल प्लेट्स होती है जो कि उसको एक डायरेक्शन दे रही होती हैं कि किस डायरेक्शन में उसने जाना है। अब बैफल प्लेट्स अगर सही ना हो तो सारा प्रेशर किसी एक पर्टिकुलर बैग पे प्रेशराइज होकर लग रहा होगा, क्योंकि बैफल प्लेट उसको प्रॉपर डायरेक्शन नहीं दे रही होंगी। तो अगर बैफल प्लेट आपकी डैमेज होंगी, एयर की डायरेक्शन प्रॉपर जिस डायरेक्शन में एयर को भेजने वैसे नहीं जा रही होगी, तो वो बैग्स को एक तरफ से डैमेज कर देंगी। तो आपको बैफल प्लेट चेक करनी है। और दूसरा यहाँ पर है फ़िल्टर मीडिया नॉट सूटेबल, आपको जो फ़िल्टर लगाया हुआ आपने इसके अंदर वो सूटेबल नहीं होगा, उसका जो मटेरियल वगैरह होगा वो सही नहीं होगा, जिसकी वजह से वो डैमेज हो रहा है। कोरोजन हो सकती है, मॉइस्चर आएगा तो कोरोजन होगी, या कंडेंसेट, अगर मॉइस्चर आता होगा मॉइस्चर से कंडेंसेट भी आ होंगे, तो इसमें आपको बाकायदा प्री हीटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा पता है ये ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, ये वो टेम्परेचर है जिसमें हमारे पास ना कंडेंसेट बनना शुरू होता है, तो बोलते ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। जैसे कोल्ड ड्रिंक होती है ना, कोल्ड ड्रिंक हम बाहर रखते हैं तो उसकी सरफेस का जो टेम्परेचर होता है ना वो 0 डिग्री के आसपास होता है, तो वो हमारी एटमॉस्फेरिक एयर का ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है। तो जब भी हमारी एटमॉस्फेरिक एयर उस ठंडी बोतल की सरफेस से लगती है ना, तो उस बोतल के बाहर वाटर के जो ड्रॉप बन जाते हैं, क्योंकि वो जो टेम्परेचर उसकी बोतल की सरफेस पे होता है वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है हमारी एटमॉस्फेरिक एयर का। तो आपने कोशिश करनी है कि ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से ज़्यादा रखा जाए टेम्परेचर आपकी गैस का, ताकि अंदर कंडेंसेशन ना हो। डर्टी डिस्चार्ज रिपीट हुआ है, डर्टी डिस्चार्ज ये रहा। इसका मतलब क्या, बैग लीक हो सकता है। अच्छा यहाँ पे साइक्लोन का बोला हुआ है, साइक्लोन लीक हो सकता है। साइक्लोन मतलब कैसे लीक हो, यहाँ पे हमारे पास यहाँ स्क्रबर लगा होता है, स्क्रबर यहाँ पे, क्या पता स्क्रबर ख़राब हो जाए, स्क्रबर कहीं से लीक हो जाए, कुछ भी हो, तो स्क्रबर जहाँ से ख़राब होगा वहाँ से हमारे पास एयर डस्ट के साथ निकल के बाहर आ जाएगी। फिर मेरे पास है डस्ट बिल्डअप, एक जगह डस्ट बिल्ड होती जा रही है, वेरी स्टिकी मटेरियल है, या इंस्टॉल वाइब्रेटर टू डिसलॉक मटेरियल। होता क्या है, जैसे साइक्लोन सेपरेटर है, डस्ट जा रही है, डस्ट यहाँ पे चिपकती जा रही है, यहाँ से निकल ही नहीं, चिपक रही है, यहाँ पे निकल नहीं रही नीचे। एक वक्त आएगा कि डस्ट बहुत ज़्यादा चिपकी, इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी जो कि हमारे फ्लो को रेजिस्ट कर रही होगी। तो हमें बाकायदा वाइब्रेटर लगाना चाहिए यहाँ पे, जो कि कंटिन्यूसली हमारे हॉपर को या भी साइक्लोन को वाइब्रेट करे एक अरसे के बाद या कुछ टाइम के बाद, ताकि डस्ट जो चिपक गई वहाँ से निकल जाए। या फिर एक तरीका ये कि बंदा यहाँ पे खड़ा हो जाए, स्क्रबर लेके बंदा खड़ा हो जाए, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे स्क्रबर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद यहाँ पे स्क्रबर लगा के चले जाए, दोनों तरीके। तो सिंपल था, कोई सवाल है इसके अंदर? अच्छा ये वीडियोस भी देख लिया करना, ये साथ में कुछ वीडियो होती हैं, वीडियो देख लोगे ना तो ये सारी जो बातें बताई हुई सारी उसमें बताई जाती हैं। जैसे ये था डस्ट कलेक्टर का, सारे वीडियो बताया हुआ है डस्ट कलेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं और कैसे कैसे उनकी मेंटेनेंस की जाती है। इस तरह अगला हमारे पास है शाफ्ट अलाइनमेंट मेथड। शाफ्ट की अलाइनमेंट जो होती है ना, वो बेसिकली हमें एक एफिशिएंट पंप और मोटर को चलाने के लिए लाजमी चाहिए होती है। तो शाफ्ट अलाइनमेंट बेसिकली होता है कि आपको बेसिकली आपकी शाफ्ट को अलाइन करना पड़ता है और उसके एक्सिस को आपने एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल करना पड़ता है, इसको बोलते हैं कि शाफ्ट अलाइनमेंट कर रहे हैं हम। अब इसमें कॉजेस क्या होते हैं मिस अलाइनमेंट के? इनएक्यूरेट असेंबली ऑफ कंपोनेंट, आपने जब इन दोनों को मिलाया है कि मोटर आपकी थोड़ी आगे थी, पंप थोड़ा लेफ्ट साइड पे था, अगर आपके कंपोनेंट्स ही सही प्रॉपर अलाइन नहीं होंगे तो शाफ्ट मिस अलाइन हो सकती है। या रिलेटिव पोजीशन ऑफ कंपोनेंट शिफ्टिंग आफ्टर असेंबली,
इसकी पोजीशन थोड़ी सी ये यहाँ पंप लगा है, यहाँ आपके पास मोटर लगी है, तो पंप की पोजीशन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है असेंबली के दौरान ही, उससे मिसअलाइनमेंट हो सकती है। डिस्टोर्शन ड्यू टू फोर्स एक्टेड बाय पाइपिंग। अब होता क्या है, मतलब ये वैसे यहाँ पंप लगा हुआ है ना, तो पंप के ऊपर पाइपिंग भी होती है। अमूमन वो पाइपिंग का भी लोड इस पंप पे लग रहा होता है, या लोड नीचे की तरफ लग रहा होगा या लोड ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो दोनों की वजह से आपके पंप की ना अलाइनमेंट थोड़ी सी चेंज हो सकती है, वो भी असरअंदाज होती है मिस अलाइनमेंट के लिए। फ्लेक्सिकल डिस्टोर्शन और फ्लेक्सिबल सपोर्ट ड्यू टू टॉर्क। नीचे आपकी बेस प्लेट लगी होती है, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो वो थोड़ी सी अपनी जगह से रिपेयर हो सकती है। टेम्परेचर इंड्यूस ग्रोथ ऑफ मैकेनिकल मशीन स्ट्रक्चर। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो आपके पास जो होता है ना, मशीन जो होती है वो एक्सपैंड होती है, उसको जो मटेरियल होता है वो एक्सपैंड होता है, उसकी वजह से कुछ आपकी स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। कपलिंग फेस नॉट परपेंडिकुलर टू द शाफ्ट एक्सिस। ये कपलिंग का फेस है, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहाँ से आ रहा है ये आई, और कपलिंग का फेस बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर होता है। अगर ऐसे नहीं तो फिर भी मिसअलाइनमेंट होगी आपकी। सॉफ्ट फुट, ये देखते हैं अभी सॉफ्ट फुट क्या होता है, आगे इसी स्लाइड में आगे आगे आएगा। सॉफ्ट फुट से भी मसला सकते हैं, सॉफ्ट आगे देखते हैं क्या होता है। तो शाफ्ट अलाइनमेंट करने की होती है। शाफ्ट अलाइनमेंट हमारे इसलिए करनी होता है कि हमारे पास जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं वो जल्दी चलें, ज़्यादा देर तक चलें, और हमारी जो शाफ्ट हमारे पास उसके अंदर बल्जिंग ना हो, हमारे बेरिंग ख़राब ना हो, हमारी जो जो हमारी फाउंडेशन है वो ख़राब ना हो, या हमारे मोटर पंप कुछ भी ख़राब ना हो। मतलब वाइब्रेशन आपको रोकनी होती है हमेशा। जब भी आपके पास मिसअलाइनमेंट होगी वाइब्रेशन कॉज करेगी, वाइब्रेशन से नॉइज़ होगी, और नॉइज़ का आपके बाद वाइब्रेशन के बाद बेंडिंग वगैरह होगी आपकी शाफ्ट के अंदर, आपके बेरिंग ख़राब हो सकती है। आपके दूसरे इक्विपमेंट जो लगे हुए हैं पंप के साथ जो उससे एसोसिएटेड है उनको भी ख़राब कर सकती है। तो ओवरऑल मिसअलाइनमेंट अनडिज़ायरेबल है। जिसमें सॉफ्ट फुट क्या होता है, सॉफ्ट फुट ना बेसिकली आपके पास एक टर्मिनोलॉजी है जो कि बता रही थी कि पंप के नीचे ना कुछ मसला है, उसको बोलते हैं सॉफ्ट फुट। अगर मैं बात करूँ पैरेलल सॉफ्ट फुट की, आपके पंप की सरफेस और आपकी जो बेस प्लेट है, आपकी जो फाउंडेशन आपने बनाई हुई है उसमें कुछ गैप हो, और गैप ऐसे हो कि आपकी जो बेस है ना वो और आपके जो पंप की बेस है वो आपस में पैरेलल हो। यहाँ पे देखो पैरेलल दोनों, इसको बोलते हैं पैरेलल सॉफ्ट फुट है। ये नट को सही से टाइट ना करने की वजह से, तो अगर नट सही से टाइट नहीं है ना तो ये सॉफ्ट फुट कॉज कर सकते हैं। इस तो दूसरा होता है एंगुलर सॉफ्ट फुट। ये क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर आपके जो पंप की जो बेस होती है उससे कोई पर्टिकुलर एंगल बनाया होता है आपकी बेस से या आपकी फाउंडेशन से। ये भी नट को सही से टाइट ना करने की वजह से आपका होता है भी है, या आपने शिम जो है वो शिम होता है कि आप ना पंप के अलाइनमेंट के लिए नीचे आप ना एक गत्ते टाइप की चीज़ एल्युमिनियम की बनी होती है वो लगाते हैं नीचे, एक पतला सा एल्युमिनियम की एक शीट होती है वो लगाते हैं नीचे, उसको शिम बोलते हैं, SHIM शिम। अगर आपने शिम सही नहीं लगाया तो आपके पास ये एंगुलर मिसअलाइनमेंट या एंगुलर सॉफ्ट फुट हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा पानी आगे पीछे है तो कोरोजन भी हो सकती है, उसकी वजह से भी आपका देखो यहाँ पे सॉफ्ट फुट बना हुआ है, कुछ यहाँ पे गैप आए हुए हैं। आपके पास पंप की बेस और आपको जो फाउंडेशन है उनके बीच में कभी भी ना गैप नहीं आना चाहिए। गैप जब आता है उसको हम बोलते हैं कि सॉफ्ट फुट आ गया है। इसी तरह अगर आपके पास ऊपर पाइपिंग है और पाइपिंग इस पंप को ना ऊपर खींच रही है, पाइपिंग ऐसे हमने लगाई हुई है ऊपर कि वो इस पंप को ना ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से हमारे पास दोबारा ये एक्सटर्नल सॉफ्ट फुट आ सकता है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से सॉफ्ट फुट जनरेट हो रहा है, वो ये आ गया। तो डिफरेंट ये सॉफ्ट फुट होते हैं। सॉफ्ट फुट बेसिकली होता है कि आपके पास पंप की बेस और आपके पास जो बेस प्लेट है, फाउंडेशन की जो बेस प्लेट है, उसके दरमियान गैप होना उसको बोलते हैं सॉफ्ट फुट है वो। जैसे यहाँ पर इसको हम शिम से सही कर सकते हैं। शिम क्या होता है, शिम एक मैं दिखा देता हूँ। एक पतली सी ना एल्यूमिनियम की शीट होती है,